हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारी अकाउंट का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है गुडविल। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है एक रेपुटेशन, एक फ़र्म की ऐसी रेपुटेशन या गुडविल जिससे वो फ़र्म एक नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट अर्न करती है, तो इसको कहते हैं गुडविल। ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा जब आपको एसेट्स बताए गए थे कि वो दो तरीके के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स दो तरीके का पढ़ा था बच्चों, एक टेंजिबल, इंटेंजिबल। वो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जो हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो उसका एक वन ऑफ द एग्जांपल है गुडविल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर बिजनेस and always calculated at the time of selling of the business. It is also calculated at the time of admission of the partner, retirement of the partner, death of the partner, change in profit of the partner या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर। तो इसको बोलेंगे हम गुडविल। तो गुडविल को हमने क्या पढ़ा? गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है जो हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारा बिजनेस वाइंड अप होता है, सोल्ड होता है। ये हमेशा फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होती है। हम इसको इंटेंजिबल बोलते हैं और एक फ़र्म की ये रेपुटेशन कहलाती है। और एक बात याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में हम गुडविल को रीड करते हैं। तो गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है व्हाट इज़ द नीड। क्या ज़रूरत होती है गुडविल को वैल्यूएट करने की या कैलकुलेट करने की, क्या ज़रूरत होती है? तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहली नीड होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर, when the partnership firm is sold out, when the two firms merge या फिर amalgamate, when the firm is converted into company। तो ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग आपस में चेंज कर रहे हैं पार्टनर, तो वहाँ पर भी हम चेंज इन प्रॉफिट में गुडविल करेंगे। एडमिशन पढ़ेंगे तो उसमें भी एडमिशन में गुडविल पढ़ेंगे। रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर में भी गुडविल। और जो चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है जिसका नाम है अमालगमेशन, मतलब दो कंपनीज, दो फर्म्स का अमालगमेट मिलकर काम करना, मर्ज हो जाना, तो उसमें भी बच्चों गुडविल कैलकुलेट होती है। यही नहीं, जब किस बिज़नेस बंद हो रहा है तब भी हम बिज़नेस को डिसोल्यूट करने के टाइम पर भी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल। ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, अक्सर एजर्शंस में आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में दिख जाते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नीड कहलाते हैं किस चीज़ की, इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो हमारी गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं? उसमें पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द बिज़नेस। पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द बिज़नेस। अगर हमारे बिज़नेस का नेचर ऐसा है कि ये बिज़नेस में हमारी डिमांड बहुत हाई रहती है और कभी भी इसकी सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ की गुडविल हमेशा हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की परचूनी की दुकान है, रनिंग एरिया पे दुकान है और वो कोई ऐसा सामान नहीं है बच्चों जो हम सीजनल ख़रीदते हों, तो ऐसी जगह पर, ऐसी प्लेस की, ऐसी दुकानों की, ऐसे फर्म की गुडविल हमेशा हाई होती है। तो ये फैक्टर होता है, नेचर कैसा है बिज़नेस का, उससे भी गुडविल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा है बेटा मार्केट सिचुएशन। बिज़नेस का जो मार्केट है, वो जो मार्केट जहाँ चल रहा है वो कहाँ सिचुएट कर रहा है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलीजियस प्लेस की बात करें तो आपने देखा होगा सभी रिलीजियस प्लेस के बाहर, उन एरियाज़ के बाहर वही सामान मिल रहा होता है जो उस रिलीजियस प्लेस से बिलोंगिंग है। या फिर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस के पास जाओ तो वहाँ घूमने पर आपको बाहर वो मार्केट दिखेगा जो टूरिस्ट एरिया से बिलोंगिंग है। तो हमेशा हमारा मार्केट किस जगह पर सिचुएट कर रहा है वो भी हमारी गुडविल को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आप कैसा सामान बिक रहा है वहाँ पर। अगर आप अच्छी क्वालिटी का सामान बेचोगे तो इससे भी हमारी गुडविल पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का वर्क कितना एफिशिएंटली हो रहा है, कितना ज़्यादा आप अच्छे से काम मैनेजमेंट में करते हैं ताकि एफिशिएंट वर्क हो, मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो इससे भी हमारी गुडविल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये नॉर्मली हम वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी गुडविल को। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर लोकेशन। लोकेशन, फर्म कहाँ लोकेट कर रही है, वो शॉप कहाँ लोकेट कर रही है, इससे भी हमारी गुडविल का बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको शूज़ परचेज़ करने हैं, नॉर्मली आप उस शॉप पे जाओगे जो आपके नियर बाई एरिया में हो, ये नहीं कि वो आउटर ऑफ द सिटी हो। तो हमेशा हमें लोकेशन का भी हमारी गुडविल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए क्या कस्टमर की लोकेशन का गुडविल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर को अगर उस शॉप से सामान लेना होगा तो वो कहीं पर भी लोकेट कर रहा है, वो वहाँ से सामान लेगा ही लेगा। तो याद रखना फैक्टर लोकेशन ऑफ द बिजनेस, then efficiency of the management, then market situation, nature of the market and nature of the business, ये सारी चीज़ें, इवन क्वालिटी भी हमारे बिजनेस को बहुत, गुडविल को बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो ये है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल। तो दो तरीके की गुडविल होती है बच्चों, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है नॉन परचेज्ड गुडविल। जो परचेज गुडविल है, नाम में ही इसका आंसर दिख रहा होगा, द गुडविल विच हैज़ बीन परचेज्ड फ्रॉम द अदर पार्टी नॉट जनरेटेड बाय अवर ओन इज नोन एज purchased goodwill. The goodwill which is not purchased, generated by our own hard work is known as self generated goodwill. सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है बच्चों, और परचेज गुडविल बैलेंस शीट में हमेशा दिखाई जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आए तो आप भूलना मत, परचेज गुडविल, द गुडविल विच इज़ परचेज्ड बाय द अदर पार्टी या अदर पर्सन नॉट जनरेटेड बाय अवर ओन इज नोन एज परचेज गुडविल। फॉर एग्जाम्पल बी परचेज द गुडविल ऑफ ए। Now the non-purchase goodwill या फिर self-generated goodwill is the goodwill which is generated by our own, not purchased by the other, is known as self-generated. It is not shown in the books, that is final accounts, that is balance sheet. Never shown in balance sheet, but purchased goodwill always shown in the balance sheet as per Partnership Act 1932. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। कौन कौन से मेथड्स होते हैं बच्चों गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसको भी हम सब डिवाइड करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इनको भी बच्चों हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे बाई विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। सिमिलरली वेटेड को भी विद और विदाउट एडजस्टमेंट। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी हम विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है विद और विदाउट एडजस्टमेंट। और कैपिटलाइजेशन मेथड तीसरा मेथड होता है जो दो तरीके से डिवाइडेड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल को निकालने के बेसिकली हमारे तीन मेथड्स होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट को हम दो स्टेप में निकालते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। एवरेज प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए जितने भी साल के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में,
उन सभी प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इतना करके बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन चैप्टर तो गुडविल है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट का जो आपने आंसर निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अब आप सोच रहे होंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है कि एक फर्म या एक पार्टनरशिप फर्म कितने साल तक सिमिलर प्रॉफिट ही जनरेट करेगी, उतने साल को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब अ फर्म विल अर्न द गुडविल सिमिलर टू हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, दिस नंबर ऑफ ईयर इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मान लो मेरी फर्म है और उसकी गुडविल 5 से 6 साल तक सेम रहेगी, तो ये मेरी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 5 या फिर 6 जो भी कॉन्सेप्ट में शो कर रहा है वो। तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें एडजस्टमेंट भी करो, तो अभी हम एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वो एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से हैं, देखते हैं बच्चों। जैसे आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट में और आपने क्वेश्चन कैलकुलेट किया, तो आपको क्या करना है, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं बच्चों उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इसको भी ऐड करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो इसको ऐड करना है। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड व्हेन द एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, ये भी ऐड होगा। इन सभी का अगर आप उल्टा कर दो तो वो सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। इसको हम न्यूमेरिकल्स में ज़रूर देखेंगे। जब तक आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है कि मैम ने हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना और क्या क्या चीज़ें माइनस करना बताया था। तो एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस ऑन सेल, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आप कोई भी चीज़ ओपनिंग स्टॉक में देख रहे हैं और उसकी अमाउंट बढ़ जाए तो ये आपका सीधे सीधे लॉस है बेटा, तो आप उसको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर क्लोजिंग में वैल्यू घट जाए चीज़ की तो ये भी लॉस है, तो उसे भी हम ऐड कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड और नॉर्मल लॉसेस को माइनस। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे पार्टनर सैलरी, इसको आप रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा में बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अगर क्वेश्चन में होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी क्वेश्चन में होगा तो ये भी वैल्यू माइनस होगी। तो रेम्यूनरेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पार्टनर सैलरी, तो ये सारी वैल्यू माइनस हो जाती हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल में इसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है। अब चलते हैं दूसरा मेथड समझने के लिए। तो उसका नाम था हमारा क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट। वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टोटल वेट से इसको डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा। और गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट जो अभी सीखे थे उसको माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से। अब नॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया होता है परसेंटेज में। कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादातर होगा, किस किस नाम से होगा, नाम मेरे साथ साथ याद करिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से, केवल कैपिटल के नाम से, कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से, केवल इन्वेस्टेड के नाम से, या फिर नेट वर्थ के नाम से। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे निकालेंगे,
कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए हमें एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस करना होता है। कभी कोई आपसे पूछे कि वो कौन कौन से एसेट्स हैं जो नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेशन में नहीं इन्वॉल्व होते, एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो वो हैं बच्चों, पहला गुडविल, क्योंकि गुडविल ही कैलकुलेट कर रहे हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्शियस एसेट्स। एमसीक्यूज़ के लिए इसे अच्छे से तैयार करेंगे। फिक्शियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुडविल, तो ये सारी चीज़ें एसेट्स में इंक्लूड नहीं होंगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ये एसेट्स के बेस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। अगर लाइबिलिटी के अप्रोच से देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल प्लस रिजर्व, अगर कोई प्रॉफिट है तो ऐड, माइनस कर देंगे अगर कोई लॉस है, तो इसे लाइबिलिटी अप्रोच कहते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व अगर कोई क्वेश्चन में है तो नॉर्मली आपको एसेट्स अप्रोच का फॉर्मूला दिखेगा क्वेश्चंस में, ताकि आप इसे इजीली अटेंड कर पाएँ। अब इन दोनों के मतलब कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले भी देख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप इजीली हमारे साथ क्वेश्चन कर पाएँ और आपके पास सारे नोट्स बने हुए हों जो भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है। तो नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसका पहला है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए बच्चों हमें पहले फॉर्मूला लगाना होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट परसेंटेज में क्वेश्चन में होता है, इससे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों हमें तो गुडविल चाहिए ना, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को हम माइनस कर देते हैं, जो अभी मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था। कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड के ना होने पर आप उस फॉर्मूले को लगाएंगे एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी, तो आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर टीचर कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये केवल एक ही फॉर्मूला है, लेकिन देखा जाए तो कोई छोटा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 से, दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट और फिर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करेंगे। इससे आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आज इस वीडियो में बच्चों अगर देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ख़त्म किया। सबसे पहले हमने सारी थ्योरी पोर्शन पढ़े जो गुडविल में आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी पैटर्न से आए, लेकिन आएंगे इसी में से। उसके बाद हमने सारे मेथड्स के फॉर्मूले डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर रेडी रहिएगा, उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इस चैप्टर के बन सकते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और तब तक आपको मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय बाय।